एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है कि वह किताबी नॉलेज के अलावा सांसारिक ज्ञान भी रखे, क्योंकि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है और अभी वर्तमान में किताब से बाहर क्या हो रहा है, जिसे हम लोग जनरल नॉलेज कहते हैं या फिर करेंट अफेयर कहते हैं। तो आप उन सारे सामान्य ज्ञान को भी अगर आप जानते हैं, पता है, तो इसका मतलब आप एक अच्छे और परफेक्ट स्टूडेंट हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस देश में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ कहानी के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे आज का टॉपिक ले लेते हैं कि बीजेपी, ऐसा क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव यानी प्रधानमंत्री का चुनाव तो बहुत ही आसानी से जीत जाती है, लेकिन वही विधानसभा चुनाव यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव में बात करें तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। और वो अगर वो जीत भी जाती है, सबसे ज़्यादा सीट ले भी आती है, तो क्या वजह है कि उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है किसी राज्य का। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की ही, जहाँ पे बीजेपी 102 या 105 सीटें जीती और बाकी अन्य पार्टी थी, जैसे कांग्रेस थी और शिवसेना थी और हो गए आपके शरद पवार की पार्टी एनसीपी। तो उन सारे का लगभग एवरेज मान लेते हैं 60 सीटें जीती उन लोगों ने। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बीजेपी सबसे अधिक सीट जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री, बीजेपी के पार्टी से कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। तो इसका सबसे पहला कारण है कि उसे शिवसेना ने विश्वासघात किया। बीजेपी को शिवसेना ने विश्वासघात किया। बीजेपी और शिवसेना महागठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। उसने अच्छा भी किया, परफॉर्मेंस अच्छा भी की और बहुमत भी पा लिया, लेकिन शिवसेना की तरफ से मांग होने लगी कि 50-50 मुख्यमंत्री बनेगा, 2.5 साल मेरा मुख्यमंत्री और 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री। तो ये तो संभव नहीं थी। जो ये नियम भी होता है कि जो पार्टी ज़्यादा सीट जीतती है उसके तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उतारा जाता है या फिर बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इसीलिए बीजेपी ने उसकी मांगों को ठुकराया और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिल करके एक महाअघाड़ी दल या फिर ऐसा करके उन्होंने गठबंधन किया और एक मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बन गया, उद्धव ठाकरे। और बीजेपी का जो देवेंद्र फडणवीस थे वो नहीं बन पाए। तो बीजेपी से गलती क्या हुई? तो बीजेपी से गलती ये हुई कि उसने अपना जीत एकदम फिक्स कर लिया, 100% कर लिया। उसने सोचा कि हम शिवसेना के साथ लड़ते हैं और जीत तो हमें मिलने वाली ही है, लेकिन ये जो विश्वास था वो उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप खुद किसी काम को कर पाए तो आपको दूसरे से मदद लेने की ज़रूरत नहीं। ये आप याद रखिए, अगर आप किसी काम को खुद कर पाए तो दूसरे से मदद लेने की ज़रूरत नहीं। और यही काम बीजेपी को महाराष्ट्र में सोचना चाहिए था। महाराष्ट्र में ऐसा कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था। और तो और देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने पिछले 5 वर्ष शासन किया और उनके समान कोई व्यक्तित्व नहीं था महाराष्ट्र में, और उन्होंने इसके अलावा शिवसेना से गठबंधन किया, तो ये गलती हो गई। और उनके कार्यों से, देवेंद्र फडणवीस के कार्यों से महाराष्ट्र की जनता खुश थी और उसके समान, उसके टक्कर देने वाला मुख्यमंत्री भी नहीं था। तो बीजेपी को खुद अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था महाराष्ट्र में, लेकिन उसने शिवसेना के साथ लड़ करके बहुत बड़ी गलती की। इसी कारण उसका सजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अभी वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट से दूर है, मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला उन्हें। अब बात दोस्तों करते हैं दिल्ली की बात करते हैं। वहाँ पे आपको केजरीवाल मिल जाएंगे, जो कि पिछले 5 वर्षों से शासन किया है। और केजरीवाल शुरू में आए थे तो बोलते थे कि हम न घर लेंगे न बंगला लेंगे, मैं जनता के बीच रहूँगा क्योंकि मैं राजा नहीं सेवक हूँ, ऐसा बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन जब वो
मुख्यमंत्री बने तो उसके उन्होंने विपरीत उल्टा सारा कुछ कार्य किया। वो कहते थे कि 50,000 हम सीसीटीवी कैमरा लगवा देंगे, पूरा दिल्ली अब मतलब बुरे व्यक्तियों से सुरक्षित रहेगा। अब हमारी माताएं बहनें को कोई परेशान नहीं कर पाएगा, ना कोई छेड़खानी कर पाएगा। लेकिन उन्होंने 50,000 तो छोड़िए, कुछ 1-2 हज़ार सीसीटीवी कैमरा ही लगवा करके छोड़ दिया। तो उनका जो विफलता थी, मतलब जो वादा था उस कदर उन्होंने किया नहीं, मतलब उन्होंने मिथ्या भाषण दिया, बड़ी-बड़ी बातें की और उसके विपरीत गए। लेकिन बीजेपी वहाँ क्यों हार गई? 2019 या 20 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी क्यों हारी? तो इसका सवाल या जवाब यही है कि बीजेपी को वहाँ क्या चीज़ करना चाहिए था। केजरीवाल ने पानी मुफ्त कर दिया था, बिजली 200 वाट तक मुफ्त कर दिया था, महिलाओं के लिए बस का टिकट मुफ्त कर दिया था, सरकारी बसेस। तो बीजेपी को अगर उसे हराना था तो उसे भी वो सारी चीज़ मुफ्त कर देने चाहिए थे जो केजरीवाल ने किया था। तो इसका 75% चांस था कि वहाँ केजरीवाल की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनती, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत झूठे-झूठे वादे किए थे कि उनका जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट से भी बेहतर है। और बाहर के लोग जैसे हम लोग बिहारी हैं, अन्य राज्यों के लोग तो यही जानते हैं कि हाँ, वहाँ का सरकारी स्कूल तो प्राइवेट से भी बेहतर है। लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है। 1-2 कॉलेज को अब सरकारी को उन्होंने चमका दिया है, बाकी सारा कंडीशन 10 का 10 है। तो यानी कि केजरीवाल जी मिथ्याभाषी है। तो बीजेपी लेकिन अच्छा किया। चलिए, बीजेपी ने एक अच्छा काम किया कि उसने केजरीवाल के बहकावे को हटाइए, उन्होंने अपना जो एम है, सत्य का सिद्धांत है, उसे ही रहने दिया और सत्य के लिए उसने लड़ाई भी लड़ी दिल्ली में। अब ये अलग बात है कि अधिकतर लोग फ्री के पीछे आते होते हैं। अब सारे लोग तो समझदार नहीं होते हैं। जैसे दारू ही आप फ्री कर दीजिए तो आप देखिएगा कि 1-1 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है, तो क्या दारू पीना सही है? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार फ्री के पीछे लोग चले ही जाते हैं। तो केजरीवाल ने जो फ्री किया उसके पीछे लोग चले गए और बीजेपी को हार मिली। 62 सीटें केजरीवाल ने जीती और बीजेपी ने मात्र 8। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, बीजेपी ने 40% वोट जीता और केजरीवाल ने 60%, यानी परसेंटेज वोट का मामला हो तो कुछ 60-40 का रहा। लेकिन सीटें जीतने का तो 80+ सीटें तो केजरीवाल जी ही जीत गए। तो बीजेपी से गलती क्या हुई कि उसने फ्री का चीज़ नहीं उतारा। इसलिए हम लेकिन धन्यवाद भी करना चाहते हैं, क्योंकि उसने सत्य के सिद्धांत पर रहा। फ्री क्यों नहीं ज़रूरी है उसे मैं आगे बताऊंगा। फ्री करने से आदमी आलसी होता है। जैसे आपको ही कोई फ्री में लोग खाना पीना देने लगे तो आप क्या कीजिएगा? काम कीजिएगा, घर यहाँ बैठ के अपन सोए रहिएगा। तो यही कारण, और फ्री का चीज़ हमेशा आपको तो आलस बनाएगा ही बनाएगा, उससे देश का भी नुकसान होता है। क्योंकि वो जो पैसा है, क्या वो फ्री में आती है? नहीं, वो पैसा देश के विकास के लिए है, वो टैक्स से चलती है। और उस पैसे को किसी मुफ्त में लुटा देना, उस देश के खजाने या राज्य के खजाने को कम करना होता है। उस खजाने से कुछ और काम किया जा सकता था, जैसे रोजगार देना, कारखाने लगा देना इत्यादि। देश के विकास के लिए बहुत चीज़ किया जा सकता है। इसलिए मुफ्त का चीज़ तो भूल ही जाइए कि वो फायदेमंद होती है। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली के बाद, अब बात करते हैं झारखंड की। वहाँ पे हमारे या फिर झारखंड के 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर दास, और उनका उतना कद नहीं था या फिर उतना बड़ा अच्छा कार्य उन्होंने नहीं किया जिस तरह स्थिति महाराष्ट्र में बीजेपी की थी और देवेंद्र फडणवीस की स्थिति थी। वहाँ एक उनके टक्कर का, बल्कि उनसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे झारखंड के, वो वहाँ पे लड़ रहे थे।
तो ऐसे स्थिति में बीजेपी ने महाराष्ट्र से सबक लिया और उसने सोचा कि हम झारखंड में खुद लड़ेंगे। जैसे महाराष्ट्र में साथ गठबंधन करके लड़ा तो धोखा मिला, तो इन्होंने सबक लिया कि नहीं, मुझे खुद लड़ना है, जीते या हारे। तो उन्हें हार मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो परिस्थिति था वो अलग था। यहाँ पे कांग्रेसों और हेमंत सोरेन की पार्टी ने गठबंधन किया और बीजेपी अकेले थी, और बीजेपी के पास केवल यही मुद्दा था कि हमने कार्य अच्छा किया, हमने राम मंदिर बनवा दिया, योगी भी प्रचार करने गए। लेकिन वहाँ पे चूंकि जनता खुश नहीं थी कार्यों से, और सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे रोड नली गली जैसा न्यूज चैनल में दिखाया जाता था तो नहीं बनी हुई थी, जनता उदास थी। तो इन बातों को बीजेपी को समझना चाहिए था, लेकिन उनसे गलती हुई और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो सबक सीखना ठीक होता है, लेकिन अपनी आंखें को बंद नहीं करके, जहाँ पे आपको किसी की जरूरत पड़े उससे आपको जरूरत लेनी चाहिए। नहीं तो आप वो कार्य पूरा नहीं कर पाइएगा तो क्या हुआ, आपका ही लॉस है। तो यहाँ पे बीजेपी को किसी पार्टी से समर्थन लेना चाहिए था, लेकिन गठबंधन करना चाहिए था, उन्होंने नहीं की। और दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान की, जहाँ पे बीजेपी के वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 10 या 15 वर्षों तक राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद संभाले थी। तो स्वाभाविक है कि अगर आप 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री बनती हैं तो जनता आपके कार्यों से संतुष्ट तो नहीं होंगे। आप मोदी जैसा तो नहीं बन पाइएगा, एकदम सारा आत्म न्यौछावर कर देना, क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री जब पद पे आते हैं तो भूल जाते हैं अपने कार्यशैली को। वो लोग जैसे बिहार की बात कर लेते हैं, नीतीश जी 5 वर्ष ठीक थे, 10 वर्ष भी ठीक थे, लेकिन ये जो 15वां वर्ष है उनमें उनका कोई कार्य ऐसा नहीं रहा जिससे उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। मतलब जनता उनके कार्यों से अब असंतुष्ट हो गई है। तो ठीक उसी प्रकार वसुंधरा राजे के कार्यों से लोग असंतुष्ट थे, और बीजेपी ने इन बातों को गौर नहीं किया। फिर बीजेपी पार्टी जानती भी होगी ना, तो जब आपके किसी राज्य में बड़े बड़े चेहरे होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री ही बहुत बड़ा चेहरा था, तो बीजेपी जानते हुए भी उसे आप बड़े बड़े चेहरे को आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका ही शासन चलेगा। आप भले ही पार्टी उन्हें थोड़ा मोड़ा सुझाव दे सकती है, लेकिन मेन जो कार्य होता है उनकी जो इच्छा होगी वही करने देंगे। जैसे बिहार में सुशील मोदी की जो इच्छा होती है उसे ही करने देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा फायदा मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ ही रहने में है, तो सोचते हैं कि हमारा उप मुख्यमंत्री का पद तो कम से कम मेरा होगा। और मतलब जो बड़ा चेहरा होता है वही अपने कार्यों जो उनकी इच्छा होती है वही करवाते हैं, पार्टी की इच्छा बहुत कम जाती है वहाँ पे, तो या फिर कार्यकर्ताओं की। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे अच्छा पार्टी भी थी कांग्रेस में, अच्छा उम्मीदवार भी थे, जैसे सचिन पायलट, और वो बहुत ही नए युवा और क्या कहते हैं यशस्वी व्यक्ति है। और उन्होंने क्या नारा दिया कि मोदी से कोई वैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं, ये राजस्थान की बात है। और उन्होंने जनता के कार्यों कमियों को गिनाया बीजेपी को, और जनता को विश्वास दिलाया कि वो अच्छे से काम करेंगे, और वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। तो यहाँ राजस्थान में भी बीजेपी का पलड़ा साफ हुआ और वहाँ भी वो हार गई, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो बने अशोक गहलोत। तो सचिन पायलट ऐसे का भागीदारी ज़्यादा था उनको जिताने में कांग्रेस को, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया अशोक गहलोत को। ठीक उसी प्रकार से अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ 15 वर्षों से शासन कर रहे थे हमारे मामा जी कहे जाने वाले शिवराज चौहान। शिवराज चौहान जो 15 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए थे, और उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों वहाँ भी यही कंडीशन होती है कि कुछ असंतोष की भावना हो ही जाती है जब आप इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हैं। तो
तो वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि जैसे राजस्थान में सचिन पायलट का जिम्मेदारी थी, ठीक उसी प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के तरफ से एक बहुत ही यशस्वी युवा या फिर यशस्वी कहले बहुत अच्छे कार्यकर्ता या फिर उम्मीदवार थे जो कांग्रेस को बहुत ऊंचे कदों तक ले जाने वाले थे। उन्होंने शिवराज चौहान की कमियां गिनाई, विश्वास दिलाया जनता को कि वो लोग आएंगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा ऑफर कर दिया। क्या? किसानों का वोट लेने के लिए उसने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, राहुल गांधी की घोषणा था कि अगर हमारी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो हम 1 सप्ताह के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। और इन ऑफरों के कारण वहाँ पे कांग्रेस जीत गई, लेकिन वहाँ भी मुख्यमंत्री कौन नहीं बनी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसका योगदान बहुत था जितवाने में कांग्रेस को। और मुख्यमंत्री बनाया गया किसे? कमलनाथ को। ऐसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वो भी थे। एक और बड़े बड़बोली नेता है, उनका नाम दिग्विजय सिंह है। वो बहुत बड़े बातें करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं बनाया गया और बना दिया गया कमलनाथ को। लेकिन वहाँ की बात करते हैं, वहाँ पे फिर से अब शिवराज चौहान के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन हार तो नहीं थी बीजेपी की। और मुख्यमंत्री कैसे बने? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने वो पद नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, और वो कार्य से संतुष्ट नहीं थे कमलनाथ के, तो उन्होंने बीजेपी को फिर से ज्वाइन किया और वहाँ सरकार गिरी कांग्रेस की 6 महीने के अंदर और पुनः बीजेपी का शासन चल रहा है। शिवराज चौहान के फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार की। बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन तो बुरा ही रहा है। 2014 में जब लोकसभा यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव था तो उस समय मोदी लहर दौड़ी थी। उसमें बीजेपी को 40 में से अप्रोक्सीमेट 36 सीटें जीत ली थी बीजेपी ने अकेले। तो बीजेपी को एक कॉन्फिडेंस था कि मुख्यमंत्री में भी बीजेपी अगर अकेले भी लड़ती है तो जीत उसी की होगी। लेकिन जहां मुख्यमंत्री की बात आती है तो वहाँ पे नीतीश अच्छे चेहरे थे, उस समय उतने बुरे नहीं थे। और लालू का भी कुछ अजीब है, घोटाला का केस लगने पर भी उनका जो समर्थक है वो बहुत ऊंच कोटि का है। उनका मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन है एक तरह से, वो उनको जितवा ही देती है। तो वहाँ पे बीजेपी को हटाने के लिए नीतीश ने और लालू ने गठबंधन किया। ये एक तरह से दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए इन दोनों ने अपनी सारी मतभेदों को भुलाया और मित्रता की। और हुआ क्या? बीजेपी बिहार में नहीं जीत पाई, पूरी तरह से हार गई। और जदयू ने और नीतीश की पार्टी या लालू की पार्टी आरजेडी ने बहुत 150 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री नीतीश ही बने। लेकिन फिर से देखिए, जो गलती बीजेपी ने 2015 में किया, वहाँ पे उन्हें समझना चाहिए था कि नीतीश एक बड़े चेहरा है और उनका और लालू का जो गठबंधन था उनका मुस्लिमों पर और यादवों पर एक कब्जा रहता है उनके वोटों पर। तो बीजेपी ने वहाँ 15 में ये गलती की थी कि वो अकेले चुनाव लड़ा, बल्कि चुनाव उन्हें नीतीश के साथ लड़ना चाहिए था, गठबंधन करके लड़ना चाहिए था। तो 2015 में उनसे ये गलती हुई। और उसके उल्टा 2020 की बात करते हैं, यहाँ पे बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए था। तो यहाँ पे बीजेपी क्या कर रही है? नीतीश की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर लड़ रही है। तो ये जो गलती हो रही है बीजेपी से, वो एक बार फिर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तो नीतीश जी ही बनेंगे अगर बिहार 2020 चुनाव में एनडीए की जीत होती है, मतलब नीतीश की और मोदी जी की पार्टी बीजेपी को अगर जीत भी मिलती है तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे। तो गलती क्या हुई समझिए। उस समय 2015 में मोदी जी भले ही प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गए हों, लेकिन उस समय वो ऐसे कार्य नहीं किए थे जिससे जनता
बिहार में भी उनको वोट दे, और इस कारण उन्हें हार मिली। तो होना क्या चाहिए था, उस समय उनको गठबंधन करना चाहिए था नीतीश की पार्टी से। और 2020 में देखिए, 2020 में बीजेपी ने राम मंदिर का फैसला का क्रेडिट बीजेपी को ही जाता है। नल जल योजना, बिजली पहुंचाना, सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। 370 हटा दिए हैं, CAA ला दिए हैं। यानी एक उनका जो राष्ट्रवादी छवि है या फिर हिंदूवादी छवि है, वो एक तरह से बहुत बड़ा कार्य है। और उनके जो समर्थक हैं हिंदू लोग तो खैर बढ़ गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी का अब वो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, और उनका जो कार्य है वो भी लोगों के हृदय में है, उसे भूल नहीं पाएंगे लोग। और पाकिस्तानों को धूल चटाना हो, स्ट्राइक करना हो, चीन को गलवान घाटी पर उन्हें सबक सिखाना हो, उसे भारत से बेलगा देना हो, तो ये बहुत बड़ी कार्य बीजेपी को क्रेडिट जाता है। तो ऐसे में बीजेपी अगर बिहार में अकेले चुनाव लड़ती तो उसे जीतते 100% तो नहीं, लेकिन 75% जीत के चांसेस थे और बीजेपी ही जीतती। लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने और गलती की और नीतीश जी की पार्टी के साथ लड़ा है, तो यहाँ भी उन्हें हार मिलने वाली है कहीं ना कहीं। तो इन्हीं कारणों से बीजेपी हारती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम, जो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बताऊंगा कि नीतीश जी क्यों योग्य नहीं है, उनसे क्या गलती हुई है। तो भी वीडियो कुछ समय और दीजिएगा, उसे आप देख लीजिएगा। थैंक यू।